हेल यूनिवर्सिटी के एपिसोड 15 की शुरुआत में हम देखते हैं कि ब्लैक ब्लड गैंग के कुछ लोग मिलकर जेन को किडनैप कर लेते हैं। वो जेन का मुंह और उसके हाथ पैर बांधकर उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं। तो नाजिर लोमिया जेन से पूछता है कि तुम उसे पसंद करती हो, पर जैसे निकी ने कहा कि तुम्हारा प्यार उसके लिए एक मुसीबत है, तो इस पर वो जेन के चेहरे से पट्टी हटाता है ताकि जेन उसका जवाब दे सके। और जेन उसे कहती है कि तुम्हें सच में लगता है कि मेरा प्यार उसके लिए खतरा है? तुम तो इस फीलिंग को ऑलरेडी जानते ही हो ना। तो इस पर नाजिर कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं पता और ना ही मैं तुम्हें यहाँ से छोड़ने वाला। तो इस पर जेन कहती है कि आखिर तुम्हें मुझसे चाहिए क्या, मुझे बस यहाँ से जाने दो। तो नाजिर कहता है अभी तो नहीं। जेन रोने लगी। वो कहती है कि वो मेरा इंतजार कर ही रहा होगा, वो यहाँ पर सुप्रीमो की बात कर रही है। तो इस पर नाजिर कहता है कि ये तुम दोनों के लिए ही अच्छा होगा अगर तुम उस पार्टी में ना जाओ। तो जेन गुस्से में उससे पूछती है आखिर तुम सब लोग हमारे रिलेशनशिप के अगेंस्ट क्यों हो? तो इस पर नाजिर कहता है कि वो इसका जवाब नहीं दे सकता और ना ही वो उसके रिलेशनशिप के बीच में कोई मुसीबत खड़ी करना चाहता है। तो इस पर जेन चिल्लाते हुए उससे कहती है पर तुम तो शुरू से ही हमारे अगेंस्ट थे ना। तो इस पर नाजिर बड़े प्यार से जवाब देता है कि तुम जानना चाहती हो ना कि तुम पार्टी में क्यों नहीं जा सकती। तो नाजिर बताता है कि सुप्रीमो इस पार्टी सब कुछ रिवील करने वाला है। वो इस पार्टी में अपने रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ बताने वाला है। वो जेन से पूछता है कि तुम्हें लगता है कि तुम सुप्रीमो के बारे में सब कुछ जानती हो? जेन घबरा चुकी, वो रोने लगती है। नाजिर कहता है कि ये सब वो तुम्हारे लिए कर रहा है और तुम्हें पता है इसके बाद उसके साथ क्या होगा? जैसे ही वो अपने दिल की बात सबको बताएगा तो आज तक उसने ये जितनी भी मेहनत की है सुप्रीमो बनने के लिए, वो सब बर्बाद हो जाएगी और उसकी रेप्यूटेशन, उसे उसकी पोजीशन से हटा दिया जाएगा और फिर वो इस यूनिवर्सिटी में किसी लायक भी नहीं रहेगा। नाजिर कहता है कि जो कुछ भी चल रहा हो हम सब फिर भी सुप्रीमो को रिस्पेक्ट करते रहेंगे और रिस्पेक्ट के लिए पावर चाहिए होगी। अगर वो अपनी पावर से हाथ धो बैठता है तो तुम्हें तो पता ही होगा ना उसके बाद क्या होगा। नाजिर कहता है कि सुप्रीमो उन सबकी शील्ड है, सुप्रीमो के पास ही इतनी पावर है कि वो अभी तक सरवाइव कर पा रहे हैं। अगर सुप्रीमो नहीं होगा तो फिर वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो जेन नाजिर से पूछती है अगर मैं सुप्रीमो से दूर रहूं तो नाजिर कहता है तो हम कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। तो जेन नाजिर से कहती है तो बस मुझे यहाँ से जाने दो। नाजिर कहता है मैं बस एक बार ही तुम पर भरोसा करूंगा जेन। और वो ये कहकर जेन की रस्सियां खोल देता है और जेन से कहता है कि वो सिर्फ तुम ही हो जो सुप्रीमो को और इस यूनिवर्सिटी को बचा सकता है। जेन वहां से दौड़कर दरवाजे की तरफ जाती है जहाँ पर दो गार्ड उसे रोक लेते हैं। तो निकी उसे जाने देने के लिए कहती है। वो वहां से दौड़कर चली जाती है। निकी रूम के अंदर आती है और नाजिर से पूछती है कि तुम्हें लगता है कि ये वैसे ही करेगी जैसे हमने बोला? तो नाजिर कहता है कि मुझे नहीं पता पर हमें दोनों सिचुएशन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तभी वहाँ पर वो ऑरेंज बालों वाला लड़का आ जाता है जिसने पिछले एपिसोड में मैडम वॉयलेट के साथ एक सीक्रेट डील की। नाजिर उससे पूछता है कि आखिर तुम इतने समय से कहाँ थे? और वो ऑरेंज बालों वाला लड़का अपने ही एटीट्यूड में रहता है। तो नाजिर उस ऑरेंज बालों वाले लड़के को कुछ ऑर्डर्स देता है। वो कहता है कि यूनिवर्सिटी के चारों ओर सर्वेलेंस बढ़ा, हमें ये जानना है कि हर कोई क्या बातें कर रहा है और क्या कुछ इस यूनिवर्सिटी में चल रहा है। तो वो ऑरेंज बालों वाला लड़का कहता है कि ये काम तुम मैट को क्यों नहीं दे देते? तो नाजिर उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इस बार कोई गलती मत करना। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेन वापस से अपने हॉस्टल पहुंचती है। वहां पर उसकी दोस्त उसका वेट कर रही थी। वो जैसे ही जेन को देखती है वो उसे गले से लगा ले और वो जेन को पूछती है कि आखिर क्या हुआ, तुम कहाँ थी? तो जेन कहती है कि कुछ भी नहीं। वो जेन को कहती है कि तुम हार मत मानो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तो जेन अपने मन में ही सोच रही होती है कि क्या हम सच में ये सब हैंडल कर सकते हैं। और उसे फ्लैशबैक में सुप्रीमो की कही हुई सारी बातें याद आ रही होती जब सुप्रीमो कहता है कि मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ जेन चाहिए। वो जेन के साथ सबके सामने डांस करना चाहता था। वो कहता है कि ये उसका बहुत ही बड़ा सपना है। जेन को कहीं ना कहीं बुरा भी फील हो रहा कि सुप्रीमो ने उसके ऊपर इतना विश्वास करके उसे अपने दिल की बात बताई और उसे कहा था कि वो उसके बर्थडे पर जरूर आए, पर वो यहाँ छुप कर अपने हॉस्टल में बैठी हुई है। उसे ये सोचकर बहुत ही बुरा फील हो रहा। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा या फिर किसी और सीरीज के बारे में जिसका एक्सप्लेनेशन आप मुझसे सुनना चाहते हैं। इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। अगले दिन हम देखते हैं कि जेन वापस से यूनिवर्सिटी जाती है तो उसकी दोस्त उसे रोकती है और कहती है कि अरे तुम्हें इस डॉर्म में रहना चाहिए, तुम अभी सेफ
सेफ नहीं हो, वो उसे वापस हॉस्टल जाने के लिए कहती है। तो जेन कहती है कि नहीं, उसे एसएसजी के ऑफिस में बहुत सारा काम है, उसे वो काम भी निपटाना है। पर उसकी दोस्त बिल्कुल भी सुनने के लिए तैयार नहीं। वो अपनी दोस्त मिया की बिल्कुल भी बात नहीं मानती और जबरदस्ती एसएसजी के ऑफिस में जाने लगती है। तभी सामने से वो लड़की आती है जो उसे हमेशा से बुली करती आ रही, जिसकी पिछले एपिसोड में बहुत बुरी तरीके से पिटाई भी हो गई थी। पर इतनी पिटाई होने के बाद भी उसका एटीट्यूड ठिकाने पे नहीं आया। तो वो सामने से आती है और जेन को, डॉग को हिंदी में जो फीमेल वाला वर्ड होता है वो बोलती है और कहती है कि अब इस कैंपस में हर किसी को तुम्हारे और सुप्रीमो के बारे में सब कुछ पता है। वो कहती है कि अब कैंपस के अंदर हर किसी को ये भी पता चल चुका है कि जेन को गलती करने के बाद भी कोई पनिशमेंट नहीं मिली और वो बहुत ही बुरे शब्दों का यूज करने लगती है जेन के लिए। वो कहती है कि तुमने सुप्रीमो को सिड्यूस करने की कोशिश की है और वो फिर से वहां पे एक बड़ा सा ग्रुप बनाकर आती है और हर किसी को यही कहने लगती है कि क्या इसको इस तरीके से खुले छोड़ देना चाहिए या नहीं, जैसे उसने पिछले बार किया था। और पिछले बार क्या हुआ था, फिर सुप्रीमो आया और सुप्रीमो ने हर किसी को पनिशमेंट दे दी। ये सब सुनकर जेन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहती है ठीक है तो करो जो कुछ भी करना है। वो कहती है तुम्हें आइडिया भी है, अगर तुमने मुझे थोड़ा सा भी हर्ट कर दिया तो तुम्हें क्या पनिशमेंट मिलने वाली है। वो कहती है कि मैं इस यूनिवर्सिटी की क्वीन हूँ। और वो कहती है कि तुम सबको क्या पनिशमेंट चाहिए। तो हम देख पाते हैं कि धीरे धीरे वहां पे वो जो भीड़ इकट्ठी हुई थी वो सब डरने लगते हैं और वहां से चले जाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं नहीं, हमें कोई पनिशमेंट नहीं चाहिए, हमें ऐसे किसी लफड़े में नहीं फंसना। तो अब जेन फुल कॉन्फिडेंस में आके उस बुली करने वाली लड़की के चेहरे पे कहती है कि तुम, वो कहती है कि हाँ मुझे एक्सेप्शन मिला, मुझे कोई पनिशमेंट नहीं मिली, पर ऐसा तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं होगा। तभी वो बुली करने वाली लड़की न जाने क्या समंता का नाम लेकर जेन से कुछ बातें करने लगती है। वो कहती है कि समंता उसकी बेस्ट फ्रेंड थी उस हेल यूनिवर्सिटी के अंदर और जेन को देखकर उसे हमेशा से समंता की याद आती। वो कहती है कि समंता ने उसे अकेला छोड़ दिया इस हेल यूनिवर्सिटी के अंदर। तो जेन कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हें उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। तो वो बुली करने वाली लड़की कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं गलत थी, मैं सोचती कि वो मुझे कभी भी नहीं छोड़ेगी। जेन उसका हाथ थाम लेती है और कहती है कि तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता कि उसे मार दिया गया था। तो बस वो इतना ही बोलती है, तभी वो बुली करने वाली लड़की चिल्लाने लगती है। वो कहती है कि नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके साथ कुछ भी हुआ हो, पर मुझे उससे नफरत है। और वो जेन को कहती है और इसीलिए मुझे तुमसे भी नफरत है और मुझे यहाँ पर हर किसी से नफरत है। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि रात हो जाती है और रात को सुप्रीमो की बर्थडे पार्टी चल रही होती है। वहां पर हम देख पाते हैं कि निकी की नजर सुप्रीमो पर ही थी। वो ये देख रही थी कि क्या जेन सुप्रीमो को मिलने आएगी या नहीं। सुप्रीमो एक जगह पर खड़ा उसका वेट कर रहा होता है। उस पार्टी में हर कोई होता है, जेन के हर एक फ्रेंड वहां पर मौजूद थे, पर जेन नहीं। हम देख पाते हैं मैट, मिया और हर कोई वहां पर एंजॉय कर रहा, पर सुप्रीमो बहुत बेचैन था। वो यहाँ वहां भटक रहा था, वो बस जेन का वेट कर रहा था। और हम देखते हैं कि जेन वहां पर अपनी ब्लैक ड्रेस पहने आ जाती है। जेन को देखकर सुप्रीमो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो जेन को कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो और मुझे खुशी है कि तुम यहाँ आई। जेन उसे गले से लगा लेती। वो सुप्रीमो को बर्थडे विश करती है और सुप्रीमो को फील हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो जेन से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। जेन मन ही मन कहती है कि मैं विश करती हूँ कि इस रात के खत्म होने के बाद तुम मुझे माफ कर सकोगे। वो सुप्रीमो को कहती है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। और सुप्रीमो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि इसका जवाब मेरे मुंह से हर कोई सुने। वो कहता है कि मैंने किसी को भी इस दुनिया में तुम्हारे जितना प्यार कभी नहीं किया और मैं खुश हूँ कि मैं तुम्हें ये कह पा रहा हूँ। हम देख पाते हैं कि दूर खड़े सभी लोग इस सबको होते हुए देख रहे। निकी, नाज़र, मैट, इन सभी की नजरें जेन और सुप्रीमो पर ही थी। जेन सुप्रीमो को कहती है कि वो उसे बहुत प्यार करती है, पर उसे ऐसा लगता है कि अब उन दोनों के बीच जो कुछ भी है उसे खत्म कर देना चाहिए। जेन कहती है कि मैं बहुत हर्ट हो चुकी हूँ। तो सुप्रीमो कहता है कि तुम्हारे ये सब कहने से मैं और भी ज्यादा हर्ट हो रहा हूँ। सुप्रीमो कहता है कि मैं ये मान लूं कि मैंने ये सब सुना ही नहीं। तो जेन कहती है तुम चाहते हो कि मैं ये सब फिर से रिपीट करूं। तो जेन कहती है कि अब
मुझसे बेयर नहीं होगा। तुम्हारी वजह से जो कुछ भी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं और इस रीजन से मैं तुम्हारे साथ अब और नहीं रह सकती। ये सुनकर सुप्रीमो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है, वो बेचैन हो जाता है। वो ज़ेन को कहता है कि क्यों तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं कर सकती। तो सुप्रीमो को जवाब देते हुए ज़ेन कहती है कि मैं तुम पर विश्वास करती हूँ, पर बस मैं इस रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकती। तो सुप्रीमो कहता है अरे हमने तो अभी स्टार्ट भी नहीं किया था ना। वो ज़ेन के पास आता है, उसका हाथ थामने की कोशिश करता है, पर ज़ेन उसे गेल देती। सुप्रीमो ज़ेन को कहता है मैं तुम्हें एक और चांस दे रहा, अगर तुम मुझसे 10 कदम भी दूर जाती हो और मुड़कर मुझे नहीं, तो उसके बाद हमेशा के लिए भूल जाना जो कुछ भी हमारे बीच में था। पर अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा तो तुम मेरी हो। ज़ेन अपने कदम आगे बढ़ाने लगी और हर एक कदम के साथ उसे वो सारी बातें याद आने लगी जो कुछ भी उसके साथ इस यूनिवर्सिटी में हुआ। हर एक बार जब सुप्रीमो ने उसे किसी मुसीबत से बचाया, उसके लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा, उसे वो बात भी याद आने लगी जब उसकी वजह से सुप्रीमो मुसीबत में पड़ गया था। और इस सब के बाद भी किस तरह सुप्रीमो ने उसकी जान बचाई, उसे हर एक बात बहुत ही साफ साफ याद आ रही थी। पर वो आगे बढ़ती जाती, वो पीछे मुड़ने ही वाली, पर वो फिर आगे मुड़ती है और आगे बढ़ने लगी। उसके लिए सुप्रीमो से दूर जाना बहुत ही मुश्किल था। वो रोने लगा और उसे इस तरीके से देखकर सुप्रीमो भी रोने लगता है। वो खुद ही से कहने लगता है कि वो विश करता है कि इस सब के बाद ज़ेन खुश रहेगी, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि ज़ेन, सुप्रीमो और एसएसजी के बाकी के मेंबर्स, मैडम वॉयलेट और वो यूनिवर्सिटी के जो दूसरे प्रिंसिपल वाले सर है, उनके सामने खड़े होते हैं। और मैडम वॉयलेट सुप्रीमो को सुनाने लगती है कि मैंने तो तुम्हें पहले भी वार्निंग दी थी। और एसएसजी के बाकी मेंबर्स सुप्रीमो की साइड लेते हैं। वो कहते हैं कि सुप्रीमो ने यूनिवर्सिटी के ऑलरेडी बहुत कुछ किया है, इसलिए सुप्रीमो के अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं होना चाहिए। मैडम वॉयलेट कहती है कि एसएसजी प्रेसिडेंट किसी भी इंसान के साथ इन्वॉल्व नहीं हो सकता, मतलब वो किसी के साथ भी रिलेशनशिप में नहीं आ सकता। तो एसएसजी की दूसरी मेंबर कहती है कि पर हमारे पास कोई प्रूफ भी तो नहीं ना, जिससे हमें ये पता चले कि ज़ेन और सुप्रीमो रिलेशनशिप में है। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये सिर्फ रूमर्स हो। तो प्रिंसिपल सर कहते हैं कि ऐसा तो नहीं हो सकता, हर कोई इसी बारे में बात कर रहा है। तो एसएसजी के मेंबर्स कहते हैं कि हाँ, तो हमेशा दिन भर इनके साथ ही है ना, और हमें तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता। सुप्रीमो ने कभी भी ज़ेन को कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया, वो बस अपनी जॉब ही कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल सर कहते हैं कि इन दोनों से ही पूछ लेते हैं ना। तो मैडम वॉयलेट कहती है कि उसकी कोई जरूरत नहीं, इनकी शक्ल देख के मैं बता सकती हूँ कि इनके बीच में कुछ गड़बड़ चल रहा है। तो तभी सुप्रीमो बीच में जवाब देता है कि कुछ भी छुपाने का कोई फायदा तो है नहीं। तो तभी चिल्लाते हुए ज़ेन कहती है कि हम रिलेशनशिप में बिल्कुल भी नहीं है। वो कहती है कि मैं और सुप्रीमो कभी भी रिलेशनशिप में नहीं रहे और हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। तो मैडम वॉयलेट कहती है कि तुम्हें हम बेवकूफ दिखाई देते हैं क्या, तुम्हें लगता है हमें पता नहीं चल रहा कि तुम्हारे बीच में क्या है। तो ज़ेन कहती है कि मैं इसकी सेक्रेटरी हूँ। तो प्रिंसिपल सर कहते हैं कि ऐसी बात है तो बस इस बात का जवाब दो कि क्या तुम एस को पसंद करती हो। तो इसका वो साफ साफ जवाब देती है कि बिल्कुल भी नहीं। तो बाकी के एसएसजी के मेंबर्स कहते हैं कि सर और मैम, आई थिंक अब आपके लिए ये इनफ प्रूफ होगा कि ये दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं। तो मैडम वॉयलेट कहती है कि सुप्रीमो एक हफ्ते के लिए सस्पेंडेड है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ज़ेन वहाँ से भाग के आ जाती है और अकेले में रो रही होती है एक जगह पर बैठकर। सुप्रीमो वहाँ आता है और ज़ेन से कहता है तुम्हें पता है सबसे ज्यादा दुख किस बात का होता है, कि जब जिस इंसान को तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो वो ही तुमसे दूर जाना चाहे। तो ज़ेन कहती है मैं तुम्हारी आवाज भी नहीं सुनना चाहता। तो सुप्रीमो कहता है तुम्हारे लिए मुझसे दूर जाना इतना आसान है क्या। तो ज़ेन जवाब देती है हाँ। तो सुप्रीमो कहता है कि जो कुछ भी तुमने कल मुझसे कहा वो सब सच था, तुम मुझसे प्यार नहीं करती। तो ज़ेन कहती है तुम्हें कौन झेल सकता है, तुमसे कौन प्यार कर सकता है जब तुम खुद ही एक डेविल हो। ज़ेन कहती है कि अब मुझे परेशान करना बंद करो। सुप्रीमो कहता है अगर ऐसा ही तो मैं तुमसे बस एक बात कहना चाहता कि मैं हमेशा तुम्हारे लिए, जैसे कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था, चाहे कुछ भी हो जाए तुम हमेशा मेरी क्वीन ही रहोगी। और ये कहकर वो ज़ेन को किस कर लेता है। ज़ेन मन ही मन में कहता है हाँ मुझे लड़ना, पर सिर्फ अपने लिए नहीं अपने दोस्तों के लिए हर कुछ करना होगा जो जरूरी पड़े, और चाहे सुप्रीमो के लिए खुद को समाप्त भी करना पड़े तो वो भी करना पड़े। फिर हम देखते हैं कि सुप्रीमो एक हफ्ते के लिए सस्पेंड हो चुका है। तो यूनिवर्सिटी में सुप्रीमो कहीं भी नहीं दिखा है। ज़ेन एक डायरी मेंटेन कर रही होती है जिसमें वो ये सब लिख रही है। वो कहती है कि यूनिवर्सिटी के अंदर भी हर कोई बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल है क्योंकि वहाँ पर सुप्रीमो है। सुप्रीमो यूनिवर्सिटी को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा, वहाँ के रूल्स और हर एक चीज बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से चल रही। वहीं ऑफिस में थोड़ी दूर पर मिस कैट भी बैठी हुई है। वो ज़ेन के पास आती है और उसे थैंक्स कहती है। वो कहती है कि उसे नहीं पता था कि ज़ेन इतनी स्ट्रॉन्ग। मिस कैट को पता है कि ज़ेन सुप्रीमो के साथ रिलेशनशिप में, पर उसने इस तरीके से अपने रिलेशनशिप को डिनाई कर दिया और सुप्रीमो के अगेंस्ट चले गई सिर्फ सुप्रीमो की पोजीशन को बचाने के लिए। इसलिए वो उसे थैंक्स कहती है। इस पर ज़ेन कहती है मैंने वही किया जो इस यूनिवर्सिटी के लिए, सुप्रीमो के लिए, इस एसएसजी के लिए, इन सब स्टूडेंट्स के लिए सही था। तो मिस कैट कहती है कि ज़ेन की वजह से मैडम वॉयलेट का प्लान
फेल हो गया। तो जेन कुछ भी समझ नहीं आता। वो पूछती है तुम्हारा मतलब क्या है? तो कैथ बताती है कि मिस वायलेट तो सुप्रीमो से पीछा छुड़ाना ही चाहती थी, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट की स्ट्रेंथ तो सुप्रीमो ही है, जो सही स्टूडेंट्स का हमेशा साथ देता है। तो जेन कहते हैं तो आखिर उनका प्लान क्या है? तो मिस कैथ बताती है कि वो अपने बेटे को सुप्रीमो बनाना चाहती है, जिसका नाम लियम रिवेरा है। जेन अपने ऑफिस से बाहर आती है तो फिर वो लियम को देखती है और उसे ऐसा लगता है कि लियम तो एक बहुत ही अच्छा इंसान है, क्योंकि हमेशा से लियम जेन के साथ बहुत ही अच्छे से बिहेव करता आया है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि जेन अपनी क्लास के बाद क्लास से बाहर जा रही होती है और वहाँ पे जो प्रोफेसर रहते हैं वो उसे रोक देते हैं। ये वही प्रोफेसर है जिसने जेन को मिशन पे भेजा था कि वो सीक्रेट लैब ले। तो प्रोफेसर कहता है कि हम ऑलरेडी काफी लेट हो चुके हैं। तो जेन कहती है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? तो प्रोफेसर कहता है उन्हें ऑलरेडी फॉर्मूला के बारे में पता है और बहुत ही जल्द वो उसकी बहुत सारी कॉपी बना देंगे, और अगर ऐसा हुआ तो उसके बाद हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इस पर जेन कहती है कि अगर वो फॉर्मूला बना भी लेते हैं तो हमें उनसे लड़ना हो, हम उन्हें ऐसे जीतने नहीं दे सकते। तो प्रोफेसर कहता है कि सुनो, अब तुम्हें वो सब रोकना होगा जो कुछ भी तुम कर रही। प्रोफेसर कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से हर्ट हो या तुम्हें कोई भी मुसीबत झेलनी पड़े, सो इसलिए अब जो कुछ भी तुम कर रही, जिस भी मिशन पे तुम्हें यहाँ भेजा गया, वो सब रोक। जेन हमेशा की तरह खुद ही खुद से बातें करती है। वो वही क्लास में एक जगह पे खड़ी होकर अपने बैग से वो चाकू निकालती है जो उसे सुप्रीमो ने गिफ्ट किया था। तभी वहाँ पर कोई आता है और उससे पूछता है आखिर तुम्हें चाकू कहाँ से मिला, और उसके हाथ से वो चाकू जमीन पर गिर जाता है। और वो इंसान कौन था? वो था उसका दोस्त जो उसी के साथ हॉस्टल में रहता था, वही लड़का जिसने स्टार्टिंग में उसके ड्रिंक्स में कुछ मिला दिया था जिससे वो बेहोश हो गई। वो फिर से पूछता है तुम्हें आखिर ये चाकू कहाँ से मिला? तो जेन कहती है तुम्हें उससे क्या फर्क पड़ता है? तो वो कहता है तुम्हें इसके ऊपर लगा हुआ ये सिंबल नहीं दिखाई दे रहा है क्या? तो वो कहती है कि हाँ, डेविल गॉड वॉरियर का है ये। तो वो कहता है कि नहीं, ये रेस सिल्वेनिया का सिंबल है। तो जेन उससे पूछती है आखिर तुम्हें कैसे पता? तो वो कहता है कि मुझे तुम्हें ये बहुत पहले बता देना चाहिए, पर मैं नहीं चाहता था कि वेनेसा को ये पता चले। जेन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तो वो उससे पूछती है कि जेरोम आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, मुझे साफ साफ समझाओ। तो जेरोम कहता है कि मैं उन्हीं का ही पार्ट हूँ, मैं भी उस गैंग का एक मेंबर, डेविल गॉड वॉरियर गैंग का। जेन ये सुन के और भी निराश हो जाती है। तो जेरोम उससे कहता है कि तुम खुद को ब्लेम न कर और सीधे किसी कंक्लूजन पे मत आ, पहले मेरी बात सुनो जेन, तुम्हारे हर सवाल का जवाब तुम्हें बहुत जल्द मिल जाएगा। जेरोम कहता है कि बहुत जल्दी यहाँ कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। स्कूल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मैडम वायलेट और ये प्रिंसिपल, ये सब कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं। तो जेन कहती है कि तुम्हारे अलावा और किस किस को पता है कि तुम डेविल गॉड वॉरियर गैंग में? तो जेरोम कहता है कि ऑलमोस्ट सारे लड़कों को ये बात पता है, पर जेन मैं नहीं चाहता कि वेनेसा को ये पता चले। और ये कहकर वो उस चाकू को वापस से जेन को दे देता है। अब जेन वापस से अपने हॉस्टल की तरफ जा रही होती है और मन ही मन में फिर से बहुत कुछ सोच रही हो। वो सोच रही होती है कि जेरोम ने इस गैंग को ज्वाइन किया ताकि वो हमारी मदद कर सके। और जब वो वापस से अपने हॉस्टल के अंदर पहुंचती है तो वो देखती है कि बाहर डाइनिंग हॉल में बैठकर मैट शराब पी रहा था। जेन उसके बगल में खड़ी हो जाती है और उसे कहती है कि बहुत देर हो चुकी है, तुम अभी तक सोने नहीं गए? तो वो एक ग्लास में शराब रखकर जेन को देता है। जेन एक सिप लेती है और उसे थैंक्स कहती है। जेन मैट से कहती है तुम्हें पता तो है कि मैं ठीक। मैट उसे टॉन्ट मारते हुए हंसता है और फिर एक घूंट शराब का पीने लगता है। तो जेन उससे कहती है अगर तुम हंस क्यों रहे हो? तो मैट कहता है तुम ठीक नहीं हो जेन, तुम्हें ऐसे जबरदस्ती मुस्कुराने की कोई जरूरत नहीं है अगर तुम ठीक नहीं। मैट कहता है कि मुझे पता है तुम परेशान। तो जेन उससे कहती है कि आखिर तुमने मेरी मदद क्यों नहीं? तो मैट कहता है कि उसके पास भी कोई और चारा नहीं, इस यूनिवर्सिटी के लिए, हर एक स्टूडेंट के लिए एस का सुप्रीमो बने रहना ही जरूरी है। और अगर जेन की वजह से वो उस पोजीशन से हाथ धो बैठता है तो फिर ये हर किसी के लिए बहुत बड़ा लॉस हो। मैट जेन से कहता है कि तुम कोई भी डिसीजन ले सकती हो, मैं तुम्हारे किसी भी डिसीजन के बीच में नहीं आऊंगा। जेन ये सब सुनकर रोने लगती है। मैट भी बहुत उदास। जेन मैट को दिलासा देते हुए कहती है कि तुम्हें जरूर अपनी लाइफ में तुम्हें प्यार करने वाली लड़की जरूर मिले। तो मैट जेन से कहता है क्यों, तुम्हें कोई दूसरी जेन शॉन पता है क्या जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हो? तो जेन कहती है कि नहीं, बट कोई तो होगी जो जेन शॉन से भी बेटर हो। हम देख पाते हैं कि मैट बहुत उदास हो और जेन मुस्कुराने की कोशिश कर रही हो पर उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अगले दिन हम देखते हैं कि जेन वापस से अपने एसएसजी के ऑफिस में जाती है। वहाँ पर दूसरा मेंबर उसे बताता है कि सुप्रीमो यहाँ नहीं है। तो जेन कहती है कि हाँ, वो तो मुझे भी पता है। तो वो चिढ़ाते हुए जेन को कहता है ऐसा भी तो हो सकता है ना उसने तुम्हें छोड़ दिया हो। फिर वो कहता है अरे मैं मजाक कर। फिर वो जेन को पूछता है कि तुम क्लास नहीं जा रही क्या? तो जेन कहती है क्या मुझे क्लास जाना जरूरी है क्या, मैं तो यहाँ की क्वीन हूँ ना। तो वो लड़का कहता है और सुप्रीमो एसएसजी का
प्रेसिडेंट। फिर वो एक फाइल निकालता है और उस फाइल के अंदर से कुछ पढ़ने लगता है जिसमें लिखा हुआ था कि क्वीन हर किसी के लिए एक रोल मॉडल होनी चाहिए, वैसे जैसे एसएसजी प्रेसिडेंट होता है। फिर ज़ेन वहाँ से चली जाती। फिर हम देखते हैं कि ज़ेन कहीं बैठकर एक बुक पढ़ रही थी और पढ़ते पढ़ते उसे नींद आ जाती है। रात हो जाती है और उसकी नींद खुलती है और वो देखती है वहाँ पर घबराते हुए सुप्रीमो आता है और ज़ेन को जगाता है और कहता है कि हमें यहाँ से चलना होगा। ज़ेन कुछ भी समझ नहीं पाती है और वहाँ पर कुछ लोग आकर उन दोनों को घेर देते हैं और उन दोनों को एक दूसरे से अलग कर देते हैं। और वैसे ही ज़ेन की नींद खुलती है और उसकी काली बिल्ली उसके पास आती है। ज़ेन कुछ आवाज सुनती है और वहाँ से बाहर आती है। उसके हाथ में वही चाकू था जो सुप्रीमो ने उसे दिया। तभी हम देखते हैं कि पीछे से कोई आता है और वो ज़ेन को पकड़ लेता है। वो उसका मुंह दबा देता है और उसे कहीं ले जाता है। इसी के साथ एपिसोड 15 समाप्त हो जाता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली ही ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।